हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रज्ञा और आप सब मुझे देख पा रहे हैं एजू फोरम एकेडमी पे। तो हमने सेकंड चैप्टर कल कंप्लीट किया था। फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर क्लास नाइन्थ के एनसीईआरटी का हो चुका है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास थ्री चैप्टर थ्री क्लास नाइन्थ साइंस एनसीईआरटी, राइट। आज का हमारा टॉपिक है परमाणु और अणु। अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा? सबसे ज़्यादा हमने पढ़ा मैटर के बारे में, पदार्थ के बारे में। क्या पदार्थ है, क्या मिश्रण है, क्या सॉल्यूशन है, क्या एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है, ये सब इन सब के बारे में हमने पढ़ा। तो उसी के आगे की कड़ी ये है कि एटम्स और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है। शुरू करते हैं कि भारतीय जो दार्शनिक थे, अकॉर्डिंग टू दिस एनसीईआरटी लैंग्वेज, मैं आपको पूरा बताऊंगी कि भारतीय और ग्रीक दार्शनिक थे। उन्होंने द्रव्य मतलब पदार्थ, मैटर के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से हमेशा हैरान होते रहे कि आखिर जो पदार्थ है, चलिए मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, ठीक, इसमें क्या क्या मिला है? इसमें ए मिला है, ये ए और बी चीज़ें मिली हुई हैं, राइट। अब ये जो ए और बी हैं इनको हम अलग अलग कर देते हैं। तो ए को हम देखते हैं, हम अलग बी को देखते हैं। ये ए है, ये बी है। अब आखिर ए के अंदर ऐसा क्या है और इसका साइज कितना बड़ा है? क्या इसको और भागों में तोड़ा जा सकता है? तो फिर निकल के आता है कि हाँ, अभी ये थोड़ा और छोटे हो सकते हैं। अब जब वो छोटा वाला जो मतलब पार्टिकल निकल के आया, जो एलिमेंट निकल के आया, उसको हम और छोटा करके देखते हैं कि आखिर ये मिनिमम, इसका जो मिनिमल साइज है वो क्या हो सकता है, कितना छोटा हो सकता है, कि तब हम बोलेंगे कि ये अणु है, पर एटम है, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, क्या है ये। तो अब निकल के आया कि सबसे जो छोटा पार्ट होता है किसी भी मैटर का, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको हम क्या बोलेंगे? परमाणु। अणु मतलब मॉलिक्यूल्स और एटम मतलब परमाणु। परमाणु मतलब अणु, ठीक है। अणु क्या है? कोई भी छोटा सा पार्ट समझिए, ये इतना छोटा पार्ट। अब हिंदी में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हिंदी को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो उसको समझना कुछ ज़्यादा इजी है। अणु ये है और परमाणु मतलब जो अणु की परम श्रेणी है, मतलब अणु का आखिरी स्टेज है, उसको हमने बोल दिया परमाणु। तो परमाणु को तोड़ के कुछ बनाया नहीं जा सकता, जबकि अणु है वो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं, और जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें छोटे छोटे एटम्स रहते हैं, राइट। तो इसलिए हमने बोला कि परमाणु क्या है? सबसे छोटा पार्ट है किसी भी मैटर का, सबसे छोटा। उसके आगे उसका अस्तित्व तो खत्म, उसको ना तोड़ सकते हैं ना उसको उसमें कोई चेंज कर सकते हैं, राइट। तो हमने फिर अब साइंटिस्ट लोग क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। भारतीय दार्शनिक थे कणाद। कणाद का नाम सबने सुना ही होगा, महर्षि कणाद। प्रतिपादित किया कि यदि हम द्रव्य मतलब मैटर को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स, कण प्राप्त हो जाएंगे, और अंत में एक सीमा आ जाएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम मतलब इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, ये शुद्ध हिंदी है, इसको आप इंग्लिश में भी समझिए कि ऐसी आखिरी स्टेज जिसके आगे उसको डिवाइड नहीं किया जा सकेगा। उस सूक्ष्मतम मतलब उससे छोटा हो नहीं सकता, उस पार्टिकल को, उस कण को उन्होंने परमाणु का। एक अन्य साइंटिस्ट थे कात्यायन, उन्होंने इस जो थ्योरी थी उसको समझाया कि ये जो कण होते हैं वो जनरली संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, जो हमें पदार्थ के अलग अलग रूपों को प्रदान करते हैं। इसी समय ग्रीक दार्शनिक थे डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, इन्होंने सुझाव दिया कि यदि हम मैटर को विभाजित करते जाएं, ये कोई मैटर है, इसको हम तोड़ते जाएं अलग अलग, इसको हमने और डिवाइड कर दिया तो ये और छोटा छोटा बना, ये और छोटे छोटे अणु बन गए। अब इसको और छोटा किया तो ये ऐसा आ गया, इसको और छोटा किया तो ये आखिरी में जाके ये किसको प्राप्त हो गए? ये परम अवस्था, पीक पे ये हो गया क्या? परमाणु मतलब एटम, ठीक है। तो अब जो प्राप्त कण है इसको पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, उन्होंने इस कण को, इस अविभाज्य कण को परमाणु कहा। और क्या कहा ये भी जानते हैं
ये सभी जो दार्शनिक थे, इन्होंने उस जमाने में कुछ प्रैक्टिकल काम किए, और 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों, मतलब कल हम जो पढ़ रहे थे एलिमेंट और कंपाउंड के बीच के भेद को समझा और स्वाभाविक रूप से ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर तत्व कैसे और क्यों संयोग करते हैं। बोला था ना, जब तत्व मिलते हैं, एलिमेंट जब मिलते हैं, तो क्या तैयार होता है? कंपाउंड्स। दो या उससे अधिक तत्वों का एक निश्चित रासायनिक अनुपात में संयोग ही क्या है? कंपाउंड कहलाता है। कल हमने पढ़ा था। अब ये कि आखिर जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में संयोग करते क्यों हैं, इसके आगे साइंटिस्ट ने बोला कि यहाँ पे कुछ नियम बताए, इन वैज्ञानिकों ने कुछ नियम निकाले। तो हम जो आज पढ़ेंगे वो क्या है? रासायनिक संयोजन, केमिकल कंपोजिशन के लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, राइट, उसके बारे में हम जानेंगे। और जो लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन है, मतलब रासायनिक संयोजन का जो नियम है, इन्हीं के आगे, इन्हीं पर लगभग पूरे आपका जो रासायनिक विज्ञान है, जो केमिस्ट्री है, वो टिकी हुई है। आपको पूरी केमिस्ट्री में लगभग ये पढ़ने को मिलेगा। केमिस्ट्री का सबसे बेसिक पार्ट यहाँ से शुरू होता है। क्यों आपस में जो एलिमेंट्स हैं क्यों संयोग कर जाते हैं और उनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ये सब इस नियम के आगे, इस केमिकल कंपोजिशन के लॉ के अंडर हम देखेंगे। तो पहला नियम, ये पहला लॉ क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मास कंजर्वेशन का रूल, ठीक है। जैसे कि जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन है? जब रासायनिक परिवर्तन हुआ, मतलब एक फॉर्म से दूसरे जब दो चीजें मिलके आपस में केमिकली कंपोज हो जाती हैं, तो उसके बाद क्या होता है? तो इसमें आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ना तो उनमें अलग से द्रव्यमान दिया जा सकता है, ना खर्च होता है उनका कुछ, जो जैसा है उसी फॉर्म में रहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी केमिकल कंपोजिशन में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं आइंस्टाइन की ऐसी थ्योरी, E इज इक्वल टू mc²। तो माना जाता है कि E बराबर mc², मतलब ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये क्या कहता है कि ना तो एनर्जी का ह्रास होता है, ना एनर्जी बनाई जा सकती है, एनर्जी का संरक्षण होता है। और इसी E बराबर E इज इक्वल टू mc² पे कहते हैं कई सारे न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिए गए, इसलिए दुनिया विनाश के कगार पे पहुंच गई सिर्फ इस फार्मूले पे। इस फार्मूले के आधार पर ही कई सारे बॉम्ब बनाए गए हैं, न्यूक्लियर एनर्जी इसी पे आधारित है। तो ये ऐसे ही वो एनर्जी कंजर्वेशन था, यहाँ है मास कंजर्वेशन, मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कि जब जैसे कि मान लीजिए कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, और हमें मिला क्या? कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांस लेने में बाहर निकालते हैं, उसको हम, वो कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है कि कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलके CO2 बन गया। अब पूरी इस प्रोसेस में द्रव्यमान का ना तो इसका कोई द्रव्यमान का में कमी आई, ना इसके द्रव्यमान में कमी आई। जो यहाँ पे था वही यहाँ पे रहा, ठीक है। जो प्रोडक्ट बना इसका द्रव्यमान और जैसे प्रोडक्ट बना है जिन चीजों से मिलके, उनके द्रव्यमान में आपस में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए ये पूरे इक्वेशन इक्वल रहता है। इसका भी द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान मिला दो तो इसका द्रव्यमान मास मिल जाएगा हमें, राइट। तो इस तरीके से केमिकल कंपोजिशन की प्रोसेस में किसी भी तरह की मास का कोई भी लेस नहीं होता है, और ना उसमें कुछ ऐड होता है, वो जैसी है वैसी रहती है, द्रव्यमान जैसा है वैसे ही रहता है, ठीक है। अब दूसरा एक नियम क्या है? एक तो द्रव्यमान संरक्षण का था, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात मतलब लॉ ऑफ स्टेबल रेशियो, ठीक है। ये क्या कहता है कि जब कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है, कोई कंपाउंड बना, मान लीजिए हमारे पास पानी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है। ये जो इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। अब क्या है कि जब ये पानी बनेगा तो हाइड्रोजन के हमें अगर 2 परमाणु चाहिए तो 2 ही चाहिए पूरी प्रोसेस में, हमेशा 2 ही चाहिए। और ऑक्सीजन का अगर 1 चाहिए तो 2:1 अगर रेशियो है तो 2:1 रेशियो ही रहेगा, राइट।
इस रेशियो में कभी कोई बदलाव नहीं होगा। और जब जब हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिल जाएगा तब क्या होगा, तब जाके पानी आपका तैयार हो जाएगा, एक नया कंपाउंड बन जाएगा। तो इसी को क्या बोला, स्थिर अनुपात का नियम, कि यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी भी स्थान से प्राप्त किया जाए अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव, हमने जो बात की थी H2O, ये इनके हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1, ठीक है, 2:1 था। अब क्या है, इनके द्रव्यमान की बात करते हैं तो ये हमेशा 1:8 होता है। कैसे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ऑक्सीजन का क्या कितना होता है 16, ठीक। हाइड्रोजन का 1 अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है 1:2 और ये ऑक्सीजन रहता है, तो क्या आ गया 1:8 रेशियो। ये इनके किसका रेशियो है, इनके द्रव्यमान का रेशियो है 1:8। इस प्रकार अगर 9 ग्राम जल है, मान लीजिए हमारे पास 9 ग्राम जल है, तो हम मान लेंगे कि 9 ग्राम वाटर में 1:1, आप समझ पा रहे हैं, इसमें लिखा है 1:8 का रेशियो ही रहेगा। 1 यूनिट हाइड्रोजन है और 8 यूनिट क्या है, ऑक्सीजन है। इसी प्रकार अमोनिया में और बाकी सारी चीज़ों में। तो क्या है, ये स्थिर अनुपात का नियम हो गया कि जब दो चीज़ें मिलके कोई नया कंपाउंड बनाती हैं, जो 2 चीज़ें मिलके बनाती हैं किसी चीज़ को, उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, जो आप केमिकली कंपोज्ड होती हैं, रासायनिक संयोजन करती हैं जो, और जो नई चीज़ बनती है उसको हमने क्या नाम दे दिया था, उसको हम दे देते हैं प्रोडक्ट। मान लीजिए H2O है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या है, यहाँ पे ये है आपके रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब इनमें होता है क्या, रिएक्शन। और H2O क्या है, जो वाटर है, H2O हमारा क्या है, ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्राउस्ट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस नियम को बताया कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। जो एलिमेंट्स हैं उनका मास हमेशा निश्चित रहेगा किसी भी कंपाउंड में। अब आती है कि ये जो परमाणु और अणु की थ्योरी है, इसमें सबसे ज़्यादा रोल अगर हम मानते हैं तो क्या है, जॉन डाल्टन की थ्योरी। तो इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहे परिवार में, और 12 साल की उम्र में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में, अब पहले टीचर थे, और 7 साल बाद वो एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने लगे। कहाँ पे, मैनचेस्टर में। वहाँ उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्य में व्यतीत किया। 1808 में उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एटम्स जो है, इसको प्रस्तुत किया, और जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। डाल्टन का रूल, डाल्टन का नाम बहुत आता है जब हम परमाणु की बात करते हैं। तो हमने अभी तक 2 रूल्स पढ़ लिए किस चीज़ के, कि जो जब केमिकली कंपोजिशन होता है, रासायनिक संयोजन होता है, तो उसमें हमने पहला रूल क्या पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण का, मास कंजर्वेशन का, और दूसरा पढ़ा था स्थिर अनुपात का नियम, रेशियो ऑफ स्टेबल रेशियो, लॉ ऑफ स्टेबल रेशियो, ठीक है। अब जब हम डाल्टन के सिद्धांतों के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि डाल्टन का सिद्धांत क्या कहलाता है आखिर, फिर हम देखेंगे परमाणु क्या होता है। वैसे आपकी जानने लायक चीजें बस मेन यही थी कि द्रव्यमान संरक्षण में जब कोई चीजें केमिकली कंपोज्ड होती है, रासायनिक क्रिया होती है उनमें, तो जो नया प्रोडक्ट बनता है, इस पूरी प्रोसेस में किसी के भी द्रव्यमान का ह्रास, द्रव्यमान में कमी नहीं आता है, ना ही वो रिएक्टेंट के और ना ही वो प्रोडक्ट के, ठीक।
जो दो तत्व मिलके आपस में नया एक यौगिक बनाते हैं, उन तत्वों का और यौगिक का किसी का भी द्रव्यमान में ह्रास कमी नहीं आती है और ना ही वो बढ़ता है। जो जिसका जितना वॉल्यूम है उसका उतना वॉल्यूम ही उस कंपाउंड में रहेगा। ये हो गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मास की हम बात कर रहे थे। स्थिर अनुपात का नियम की हम क्या बात की थी? स्थिर अनुपात में हमने बात की थी कि जब कोई भी नया यौगिक बनता है दो तत्वों से, तो उनमें जो तत्व होते हैं, मतलब जो एलिमेंट होते हैं, उनका रेशियो हमेशा स्थिर रहता है, उनका रेशियो चेंज नहीं होगा, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में कहीं से क्यों ना बनाया जाए। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया था क्या? हमने पानी का एग्जाम्पल देखा था, वाटर का 1:8 रेशियो अगर है तो ये 1:8 रेशियो हमेशा रहेगा, चाहे पानी बारिश का हो, चाहे पानी हमें जो अंडरग्राउंड वाटर मिले, कहीं से भी मिले, 1:8 रेशियो ही रहेगा, राइट। तो ये क्या हो गया? स्थिर अनुपात का नियम। केमिकली कंपोजिशन में जो तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनका रेशियो हमेशा स्थिर रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डाल्टन थ्योरी की। डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। जो हमने पीछे पढ़ा वो फैक्चुअल नॉलेज थी, आपको एक डेफिनेशन के तौर पर याद रखने के लिए। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारी डाल्टन थ्योरी है, तो इसको थोड़ा सा हम रीड करके हम देखते हैं कि आखिर इन्होंने इसके बारे में क्या कहा, तो शायद उससे हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। क्या कहते हैं डाल्टन ने जब द्रव्य का मतलब हम यहाँ से पदार्थ यानी मैटर को लेंगे, इनकी प्रकृति के बारे में एक आधारभूत एक बेसिक सिद्धांत लेके आए। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता, मतलब मैटर है उसको डिवाइड करने का विचार प्रस्तुत किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। पहले माना जाता था कि अच्छा कोई भी चीज है उसको कई भागों में तोड़ सकते हैं, दो भागों में तोड़ सकते हैं, उसकी शाखाएं बनती हैं, ये दर्शन वाली चीजें थी, उसमें उस टाइम साइंस कहीं नहीं था। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्य मतलब पदार्थों के सूक्ष्मतम कण, जो हमने आपको पीछे बताया था, एटम, परमाणु, उसकी बात यहाँ कर रहे हैं। जो ग्रीक साइंटिस्ट थे उन्होंने पदार्थ के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, ऐसे छोटे कण जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, उनको परमाणु नाम दिया। उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन का ये सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। कौन सा सिद्धांत? ये द्रव्यों की विभाजकता, पदार्थ को तोड़ने की थ्योरी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि रासायनिक क्रिया में कौन कौन सी जो दो रूल लगते हैं, उन दोनों रूल है, उन दोनों लॉ के बारे में हमने जाना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। तो उन दोनों वो जो थ्योरी थी वो इनके सिद्धांत पर काम कर रही थी। डाल्टन के सिद्धांत के बारे में हम थोड़ा और जानते हैं। विवेचना मतलब थोड़ा और डिस्कस करते हैं। इनका कहना है कि जितने भी पदार्थ हैं सब परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। पदार्थ मतलब ये पदार्थ है, ये पदार्थ है, ये बोर्ड पदार्थ है, ये जो हम पानी हमारा रखा हुआ है ये भी पदार्थ है। हम अपने आसपास जो देखते हैं वो सब पदार्थ किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बना है। तो सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित है, सब किसी न किसी, सबका जो एक आखिरी पॉइंट होगा, उसकी जो नींव होगी बनने की, वो क्या कहलाती है? वो परमाणु। परमाणु क्या है? परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, मतलब जिनका विभाजन न किया जा सके, विभाजन नहीं हो सकता, और सूक्ष्मतम सबसे छोटा। रासायनिक क्रिया में केमिकल जब कंपोजिशन होता है तब ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। अगर कोई रासायनिक क्रिया हो रही है, मान लीजिए पानी का एग्जांपल लेते हैं, तो ना तो कहीं अलग से आ रहे हैं, ना ही इनको आप खत्म कर सकते हैं। ये जितना है रेशियो में ये उतना ही रहेगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो भी कहीं नहीं जाएंगे, ऑक्सीजन के एटम है वो भी कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि ये थ्योरी इनकी कहती है कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो ये परमाणु बनते हैं और ना ही खत्म होते हैं। अब जो दिए गए एलिमेंट है उसके सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं।
कोई भी तत्व है, मान लीजिए ऑक्सीजन ले लिया, अब इसके जितने भी एटम हैं, एटम मतलब वो सबसे छोटा पार्ट, और जितने भी एटम है उन सबका द्रव्यमान सेम है, मास सेम रहेगा, और उनके जो रासायनिक गुण मतलब केमिकली जो रासायनिक गुणधर्म को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, केमिकली गुणधर्म जो भी है, केमिकल कैरेक्टर समझ लीजिए, रासायनिक गुणधर्म। इतनी टफ हिंदी होती है कि कभी कभी हिंदी की इंग्लिश समझ नहीं आती जानने के बाद भी। रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, मतलब उनके जो केमिकल कैरेक्टर होते हैं वो सेम रहते हैं हर परमाणु के। ऑक्सीजन के जितने भी परमाणु हैं उनको वो सब आपस में सिमिलरिटी दिखाएंगे। अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। अब हाइड्रोजन के जो एटम है, ऑक्सीजन के एटम है, इनमें कोई समानता नहीं होगी। ये इसका जो एटम है वो अलग करेक्टर शो करेगा, ऑक्सीजन के जो एटम है वो अलग करेक्टर शो करेंगे। इसका जो मास है वो अलग रहेगा, ऑक्सीजन के एटम्स का मास अलग रहेगा। ठीक है। अलग अलग तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। मतलब छोटी पूर्ण संख्या, जैसे कि हाइड्रोजन के 2 यूनिट, ऑक्सीजन की 1 यूनिट, इस तरीके से क्या मानेंगे, इनके परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में 2:1 मान लिया यहाँ पे। अगर हमने द्रव्यमान के, जब हम इनके मास पे जाएंगे तो हमने क्या देखा था, 1:8 का रेशियो रहता है। ऐसे देखें तो हाइड्रोजन के 2 यूनिट, ऑक्सीजन की 1 यूनिट, 2:1 का रेशियो रहेगा। पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक कंपाउंड नया तैयार करते हैं। किसी भी कंपाउंड में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। किसी भी कोई भी कंपाउंड तैयार हुआ है उसमें परमाणुओं की संख्या और प्रकार, कितने एटम्स होंगे इस हाइड्रोजन के, कितने एटम्स होंगे ऑक्सीजन के, इनकी संख्या और इनके टाइप्स हमेशा निश्चित रहेंगे। मान लीजिए ये जो पेन है हमारे पास, अब ये जिन भी चीज़ों से मिलके बना है, जिन भी कंपाउंड से, जिस कंपाउंड से मिलके बना है, उसमें कई सारे एलिमेंट्स हैं। उन एलिमेंट के क्या हैं, एटम्स हैं। तो वो एटम्स, उन एटम्स के जो एटम्स का नंबर है और एटम्स की जो टाइप है वो एकदम निश्चित रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, इसके बनाने में भी और इसके बनने में भी। राइट। और ये चीज़ें अलग अलग पदार्थों से मिलके बनी है। अब हम देखते हैं परमाणु। जो पीछे हम परमाणु बोल रहे थे, परमाणु बम होता है, इसी तरह के परमाणु बम ये भी है कि इसको समझने के लिए बिल्कुल बेसिक चीज है, केमिस्ट्री की हम बोलते हैं, बिल्कुल नींव, वो चैप्टर है ये। यहीं से पूरा रसायन विज्ञान शुरू होता है। परमाणु क्या होता है, जैसे कि हम कोई घर बनाते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों वाली हम एक सीनरी बना के देखते हैं। कोई घर है, ठीक है। अब इस घर में क्या होगा, खिड़कियां हैं, छत है, दरवाजे हैं, कमरे हैं, रास्ता है। लेकिन ये सब आखिर ये चीजें किससे मिलकर तैयार हुई हैं, किसी न किसी पदार्थ से, किसी न किसी मैटर से मिलकर तैयार हुई हैं। राइट। अब उस मैटर में क्या है, रेत है, सीमेंट है। तो जो आखिरी पॉइंट है रेत का, जो मिट्टी है, बिना मिट्टी के तो मकान नहीं बन सकता, नींव भरी जाती है, उसमें मिट्टी लगाई जाती है। तो जो मिट्टी है, अगर मान लीजिए मिट्टी का जो आखिरी कण है, सोचिए कितनी बड़ी बिल्डिंग, और किससे शुरू होती है, मिट्टी से, रेत से, और रेत का आखिरी कण, सबसे बारीक पॉइंट अपने हाथ में लेके देखिए। एक तरीके से अगर आपकी आंखों की रोशनी अच्छी नहीं है तो आपको दिखेगा भी नहीं, जिनकी आंखों की रोशनी अच्छी है उनको वो दिख जाएगा, सबसे बारीक पॉइंट। तो उस कण के बराबर, उस कण को हम क्या बोलते हैं, वही जो कण है उसको बोलते हैं परमाणु। उसी तरह का परमाणु होता है। ठीक है। अब बात आती है परमाणु कितने बड़े होते हैं। तो भाई देखते हैं, परमाणु बहुत छोटे साइज के होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना तक कर सकते हैं उससे भी छोटे हो सकते हैं। ये लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक कागज की शीट देखिए, कागज की शीट है ये, कितनी हल्की है। राइट।
अब इसको बनाने के लिए अगर हम कोशिश करें कि कई सारे एटम्स हैं उनको मिला के एक दूसरे के ऊपर रख दें सजा के, तो एक तरह की शीट तैयार हो जाए। तो लाखों अगर एटम रख भी दें एक के ऊपर एक, तब जाके इससे भी हल्की संरचना, इससे भी हल्की शीट मिलके बन के तैयार होगी। तो समझ लीजिए परमाणु कितने छोटे हो सकते हैं। परमाणु त्रिज्या, मान लीजिए एटम अगर ये है, पहली बात तो एटम हमें दिखेगा ही नहीं, और अगर हम इसको मान लेते हैं कि मान लीजिए ये एटम है, सपोज दैट, तो उस एटम की जो त्रिज्या है, ये रेडियस है, कितनी होगी? 10⁻⁻⁹ मीटर। या फिर कह सकते हैं 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर। अंदाजा लगा लीजिए कि 10⁻⁻⁹ मीटर कितना हुआ। ठीक है, तो अब यहां से सोचिए कि परमाणु कितने छोटे हो सकते हैं कि हमारी कल्पना के भी परे जा सकते हैं। तो इन्होंने कुछ रेडियस दिया, ऐसे हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन का एटम है, उसका जो रेडियस है वो कितना है? 10⁻⁻⁻, मतलब नैनोमीटर से भी छोटा। जल अणु कितना है? 10⁻⁻⁹ मीटर। हीमोग्लोबिन, जो अगर हीमोग्लोबिन की बात करें जो हमारे ब्लड में रहता है, उसके एटम का रेशियो, एटम की जो रेडियस है वो कितना है? 10⁻⁸। रेतकण, चींटी, तरबूज। सबसे छोटा कौन हुआ? अभी सबसे छोटा हुआ आपका हाइड्रोजन एटम, 10⁻⁻⁻ मीटर में है ये। जब परमाणु का आकार इतना छोटा है तो हम इसको नगण्य मान सकते हैं कि मतलब है ही नहीं, सोच लगे ये है ही नहीं, दिखता नहीं है हमें, तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। बट ऐसा होता नहीं है। ये जो 10⁻⁻10 आप रेडियस वाला एटम देख रहे हो, जब हाइड्रोजन पानी से मिलेगा या हाइड्रोजन खुद जब बनता है, पूरा हाइड्रोजन गैस अगर होती है, तो उसमें इस 10⁻⁻10 मीटर वाले एटम का भी पूरा योगदान रहता है। अगर इसमें थोड़ी भी कमी आती है तो पूरा जो नया कंपोजिशन है वो हिल जाता है, वो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हम परमाणु एटम लेवल पर जाके इतनी डीप स्टडी करते हैं। कोशिश की साइंटिस्ट के द्वारा, तो देखो क्या निकल के आया कि सिलिकॉन के परमाणु, सिलिकॉन की इन्होंने एक शीट देखी लेबोरेटरी में, तो उसके परमाणु कुछ इतने छोटे छोटे, उनकी छाया एक तरह से है, ये निकल के आई सिलिकॉन का। ये भी तब देखे जाएंगे जब आप लेबोरेटरी में बहुत बारीक स्टडी करेंगे तब। अब क्या है, अलग अलग तत्वों के जो परमाणु हैं उनके आधुनिक प्रतीक हैं। ऐसे बहुत सारे तत्व हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, कॉपर, कोबाल्ट, ये सब जो तत्व हैं इनको हम कैसे लिखते हैं, इनको हम कैसे मानते हैं कि आखिर कैसे ये प्रतीक बन गई हैं। तो उसके बारे में है कि कुछ थ्योरी होती है आईयूपीएसी की। एक आईयूपीएसी क्या है आगे बताते हैं हम आपको। पहले जब क्या किया जाता था कि जब किसी तत्व के प्रतीक का मतलब उसके सिंबल को जब यूज करते थे, तो ये सिंबल उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था। इसका मतलब यह है कि ये प्रतीक जो सिंबल है वो तत्व के एक एटम को प्रदर्शित करता था। वर्जिलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो इन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से दिखता था। कार्बन को इन्होंने ऐसे दिखाया, हाइड्रोजन के एक एटम को इन्होंने ऐसे दिखाया, फास्फोरस को ऐसे, कॉपर को ऐसे, गोल्ड को जी, प्लेटिना को पी, और शीशा को एल क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उसको लेड बोलते हैं इंग्लिश में। पारा ये कुछ इस टाइप का, सिल्वर ऐसा, आयरन ऐसा, ऑक्सीजन ऐसा। डाल्टन ने कुछ सुझाए थे इन तत्वों के प्रतीक सिंबल। पहले नामों की जब जो नाम डाले गए, जो एलिमेंट्स हैं उनके नामकरण हुआ कैसे? जो जहां मिला, जिस जगह पे मिला, उस जगह के आधार पर उस एलिमेंट का नाम रख दिया गया। जैसे कि जो कॉपर था उसको वो कॉपर नाम क्यों दिया गया? क्योंकि वो साइप्रस में मिला था। ठीक। अब गोल्ड है, सोना है। सोना कैसा होता है? गोल्डन कलर का। गोल्डन से गोल्ड बन गया। गोल्ड नाम कहाँ से आया? गोल्डन कलर से आया, येलो कलर से आ गया, सुनहरे रंग से। तो अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। राइट। आजकल हम मैंने बताया था अभी आईयूपीएसी सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये जो
एक तरह से जो यूनियन है वो क्या करता है, ये सभी जो नए एलिमेंट्स खोजे जाते हैं, टाइम टाइम पर साइंटिस्ट बहुत सारे एलिमेंट्स को खोजते रहते हैं, पहले जो वैज्ञानिकों ने खोजे थे उसके बाद भी अभी भी खोज जारी है, कौन सा नया एलिमेंट निकल के आए, उसका क्या रोल है। तब जो उसका नामकरण होता है वो इस आईयूपीएसी इस पद्धति के द्वारा होता है, आईयूपीएसी सिस्टम के द्वारा। तो ये क्या करते थे कि जैसे किसी का इंग्लिश नाम है, जैसे हाइड्रोजन मान लिया हमने, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को कैसे हम डिनोट करेंगे, चलो हाइड्रोजन का एच ले लिया, राइट। अब कोबाल्ट है, कोबाल्ट की इंग्लिश यही हुई, तो कोबाल्ट का क्या किया कि चलो ऐसा करते हैं कि शुरुआत के 2 अक्षर ले लेते हैं। अब जब शुरुआत के 2 अक्षर लेते हैं, या फिर अगर 2 अक्षरों से मिलके कोई सिंबल बनता है, तो उसमें जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल, और जो आखिरी लेटर, जो इसके बाद वाला लेटर होता है, वो हमेशा स्मॉल लेटर होता है। ये हमेशा याद रखना है। जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट को ऐसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक, क्योंकि ये पूरा एक एलिमेंट है। अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर को भी हम Cu इस तरीके से लिखेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड सेकंड लेटर स्मॉल। ऐसे ही एल्यूमिनियम हो गया, राइट, इनको इस तरीके से लिखते हैं। ये आईयूपीएसी सिस्टम है, इसके आधार पे इनको नाम दिए जाते हैं। फिर क्या आता है, एक ऐसा तरीका दे दिया गया नाम रखने का। एक तो बताया था कि जहाँ जो चीज़ मिली, जो एलिमेंट जहाँ मिला, उसका उसी जगह के आधार पर नाम दे दिया। जैसे साइप्रस दे दिया कॉपर को, और सोने को नाम दे दिया उसके कलर के आधार पे। और इसी तरीके से हाइड्रोजन जैसा है, ऑक्सीजन है, उनके इंग्लिश नेम के आधार पे उनको डिनोट करने वाला सिंबल रख दिया। और जैसे कुछ एलिमेंट होते हैं जिनके 2 अक्षरों से डिनोट किए जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकेंड लेटर स्मॉल। ये चीज़ें पीछे हो गई। और कुछ तत्वों के प्रतीक कैसे रखे गए, उनके अंग्रेजी नाम के प्रथम बाद में आने वाले किसी एक, जैसे कि हाँ, मतलब शुरुआत के जो, जैसे कि क्लोरीन है और जिंक है, तो जिंक कैसे लिखा जाता है, ZINK, जिंक। तो इसको डिनोट करने के लिए उन्होंने क्या किया, पहला कोई लेटर ले लिया और बाद के जो अक्षर हैं उनमें से कुछ उठा लिया, तो हमने क्या तैयार कर दिया, जिंक, राइट। तो इस आधार पे ये भी बन गया। जरूरी नहीं कि शुरुआत के 2 अक्षर हैं उन्हीं के आधार पे हो, नहीं, लास्ट के फर्स्ट लेटर और बाद के कोई अक्षर उठा के भी हम उनका नाम रख सकते हैं। कुछ के नाम कैसे तैयार हुए, कुछ के नाम तैयार हुए उनके ग्रीक वर्ड के आधार पर, जैसे सोडियम, पोटेशियम। अब सोडियम के बोलेंगे तो सोडियम तो कुछ ऐसा होना चाहिए, SO होना चाहिए, लेकिन नहीं, S सल्फर को डिनोट करता है, S फॉर सल्फर, SO कोई वर्ड नहीं है। तो क्या किया इन्होंने कि कुछ के नाम ग्रीक लैंग्वेज के आधार पर रख दिए, जैसे कि सोडियम, सोडियम को Na और पोटेशियम का K, इनके ग्रीक वर्ड के आधार पर उनका नामकरण कर दिया, ठीक है। इनको नेट्रियम और कैलियम बोलते हैं। सोडियम का इंग्लिश नाम, ग्रीक नेम है नेटियम, और पोटेशियम का कैलियम। ये याद रखना आप, क्योंकि सोडियम पोटेशियम 2 ऐसी चीज़ें हैं जो अक्सर हम डिनोट करने में भूल जाते हैं। जब आप स्टार्टिंग की स्टडी में होंगे, जो छोटे बच्चे हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी याद रखने में। आयरन है, आयरन का लैटिन नाम है फेरम, तो फेरम से Fe निकाल लिया, तो आयरन को हम Fe से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो फेरम, नेट्रियम, कैलियम, ये कुछ ऐसे हैं जो अलग हटके हैं, लीक से हटके, तो इनके लैटिन नाम आप एक बार याद कर लेना। मे बी कभी किसी एग्जाम, वनडे एग्जाम में, या फिर आपके एकेडमिक, अगर आप एकेडमी से बिलोंग करते हैं, पढ़ रहे हैं, तो वहाँ किसी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। फिर हम किस बात पे आते हैं, अब हम निकल के आते हैं परमाणु द्रव्यमान, एटम का मास, मास ऑफ एटम। एटॉमिक मास। अब क्या बात है कि जो डाल्टन है, डाल्टन की थ्योरी चल रही है पूरी एटम में, डाल्टन ने बहुत बड़ा योगदान किया है, ठीक है। तो परमाणु की जब भी स्टडी हम करेंगे, जब बात करेंगे, तो उसमें डाल्टन का नाम आएगा ही आएगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना क्या थी, उन्होंने परमाणु द्रव्यमान निकाल के दिया था। हर परमाणु, मतलब जो एटम है, उसका अपना एक द्रव्यमान होगा, ठीक है, उसको बोला इन्होंने एटॉमिक मास। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली बातें समझने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। स्थिर अनुपात मतलब
याद कीजिए H2O 1:8 का रेशियो रहता है। 1:8 रेशियो निकल के कैसे आया था? इनके परमाणु, जो परमाणु हैं, एटम्स हैं, उनके मास के आधार पर, ठीक है, 1:8 रेशियो निकल के आया था। कि जब स्थिर अनुपात नियम को जब जान लिया तो फिर उसमें क्या किया इन्होंने, एटम्स का मास निकालना शुरू कर दिया। जब एटम का मास निकालेंगे तभी मालूम पड़ेगा ना कि कौन कितने रेशियो में है। चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग और उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया। चलिए, किन किन कुछ चीज़ों के, अब जब वो होती है हमारी आवर्त सारणी, ठीक है, मेंडलीव की, उसमें ज़्यादातर तत्वों के नाम और प्रतीक उसमें आपको मिल जाएंगे, आप उसको रटना मत। जो आवर्त सारणी है उसको आप एक बार देखते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ कुछ प्रतीक की बात करते हैं, अभी हम प्रतीक पे आते हैं। हम पढ़ रहे थे एटॉमिक मास, ठीक है। यहाँ पर एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड का उदाहरण लेते हैं, जो कार्बन और ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। चलिए, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 मत कर देना, ठीक है, क्योंकि CO2 अगर आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 यूनिट है, ऑक्सीजन के 2 अणु है, और यहाँ पे सिंगल यूनिट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक ही अणु है। याद रखिए, हम अणु और परमाणु दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। एक अणु कार्बन का, एक अणु ऑक्सीजन का, इसलिए हमने बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब 2। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जांपल लेते हैं, जो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, ठीक है, कि 3 ग्राम, मतलब प्रैक्टिकल किया इन्होंने तो क्या एक कैलकुलेशन निकाली कि 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन मोनोऑक्साइड बनी है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कार्बन अपने 4:3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होता है, तब जाके क्या बनता है, तब जाके हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ठीक है। 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन, तो इससे क्या निकल गया, कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन से मिलता है, तब जाके क्या मिलता है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड। मान लीजिए हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, तो कार्बन को हमने 1 यूनिट ले लिया और ऑक्सीजन परमाणु को हमने 1.33 ले लिया। पहले द्रव्यमान को AMU द्वारा लिखते थे, लेकिन आज IUPAC सिस्टम में इसने यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा इसको U से प्रदर्शित करना शुरू कर दिया, किसको, मास को। लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। ऐसा ना हो कि हम 1.33 लिखें, कि किसी का द्रव्यमान, मान लीजिए हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना लिखें हम, 1.2 या 1.3 या फिर 0, कुछ इस टाइप का ना हो, जो भी हो पूर्णांक में हो अपने। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमानों की अलग अलग इकाइयों के बारे में विचार दिए। वैज्ञानिक जब अलग अलग परमाणु द्रव्यमानों की इकाइयों के बारे में जान रहे थे, तो उन्होंने प्रारंभ में प्रकृतिजन्य, मतलब जो नेचुरल ऑक्सीजन है, उसके परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। 2 कारणों से इसे सुसंगत समझा गया। ये इनका पूरा शोध वाला, रिसर्च वाला काम चल रहा है, इसलिए आप थोड़ा पेशेंस से सुने। आपको अगर फैक्ट नहीं मिलेंगे तो कम से कम कुछ जानने को मिलेगा। फैक्ट जो आएंगे वो तो आपको बता ही दिए जाएंगे। ऑक्सीजन पे रिसर्च बहुत ज़्यादा हुई, क्यों हुई है, क्योंकि ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। ऑक्सीजन को एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अक्सर ले लेते हैं ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2O। तो क्या है कि ऑक्सीजन ज़्यादातर चीज़ों के साथ मिलके एक कंपाउंड बना लेता है, इसलिए ऑक्सीजन को सैंपल के तौर पर लेना ईजी रहा। इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं, ठीक है। और जब हम इसके बाकी चीज़ों के हम एटॉमिक मास निकालते हैं तो वो भी हमें पूर्णांक में मिलते हैं, 0 या 0.1, 0.2 इस टाइप में नहीं मिलते।
चलिए आपके हम आगे जानने वाली चीज़ों के बारे में क्या है। कल्पना कीजिए कि एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है, ठीक है। वह एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान, इसका जो वजन है, मास है, वो 12 यूनिट है। अब 12 तरबूजी इकाई अथवा 12 फल द्रव्यमान इकाई वह तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है तथा पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है, जैसा कि चित्र इसमें दिखाया गया है। अब जैसा हम यूनिट, हम द्रव्यमान और जो भार है इन सब की इकाई लेते क्यों है, इसीलिए लेते हैं ना कि हमें एक उसका वॉल्यूम पता रहे, हमें मालूम रहे कि जो फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने देखा कि ये तरबूज है, ठीक है, इसका वजन अलग होगा और जो ये है पीस उसका वजन अलग होगा। जब हम बराबर करेंगे तो उस यूनिट के आधार पर तो बराबर करेंगे कि जब हम देखेंगे तौल में कि आखिर कितने यूनिट कम है ये तरबूज पूरा इससे, क्योंकि ये एक सिंगल पीस है और ये पूरा फल है आपका। तो इसलिए इक्वल करने के लिए, मापने के लिए हमें द्रव्यमान और उसकी द्रव्यमान, भार, इन सब की इकाई को जानना और इन सब के नंबर्स को जानना जरूरी होता है। किसी तत्व के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। थोड़ी लंबी डेफिनेशन हो गई। क्या परमाणु द्रव्यमान है? क्या किसी तत्व का जो सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान है उसको उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का, एक होता है सापेक्षिक रिलेटिव, और दूसरा क्या है, औसत द्रव्यमान। औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 यानी C12 परमाणु के द्रव्यमान, कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वां भाग, थोड़ा सा टिपिकल है, आप इसको थोड़ा सा रटने की कोशिश करिए या समझने की कोशिश करिए कि सापेक्षिक द्रव्य, किसी कोई भी एलिमेंट है उसका सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु, कार्बन 12 एटम परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। ये इतनी लंबी डेफिनेशन थी, अगर आप उसको याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए। ये इन्होंने इस थ्योरी के आधार पर दिए कि इन्होंने एक तरबूज था, उसको 12 इकाई मान लिया, फिर उसके वो 12 बराबर टुकड़े करता है, फिर देखता है कि जो एक यूनिट है वो इसके इन जो ये फल हैं उनके बराबर है, तब इससे हम पूरा तौलते हैं। आपको परमाणु द्रव्यमान में इनके परमाणु द्रव्यमान याद रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको आगे आने वाले जो एकेडमिक्स होती हैं उनमें आपको एटॉमिक नंबर वगैरह याद करके न्यूमेरिकल्स निकालने होते हैं, ठीक है। इसलिए आपको परमाणु द्रव्यमान कुछ चीजों के याद करने होंगे। कुछ जैसे कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यही पूछे जाते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान U, इसको U से डिनोट करते हैं, याद रखना। एक है कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है। ऑक्सीजन का तो हम अक्सर ही हर चीज में लेते हैं, जैसे H2O में लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड में लिया था, कार्बन मोनोऑक्साइड में लिया था। यहाँ पे H2O निकाला था ना परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना बताया था मैंने कि 16 होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन के 2 अणु हैं तो कितना हो गया 1:2, और ऑक्सीजन का कितना हो गया 16। तो कितना रेशियो निकल के आया था पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8। इसी वजह से ये परमाणु द्रव्यमान निकालना वैज्ञानिकों के लिए जरूरी हो गया। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40। क्लोरीन को हम कम यूज, साइंटिस्ट ने कम यूज किया अपने प्रैक्टिकल में, अपने शोध में, रिसर्च में। क्यों? क्योंकि इसमें 35.5 लिया गया था, ये जो थोड़ा टफ पड़ जाता है कैलकुलेशन निकालना। ऑक्सीजन को एज ए सैंपल लेना इजी था क्योंकि एक तो ये इवन नंबर है, ऊपर से हर एक के साथ क्रिया कर लेता है, पूर्णांक बन के आ जाता है, तो बाकी द्रव्यमान भी निकल आते हैं।
अब आता है कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, परमाणु मतलब कैसे होते हैं, आखिर कैसे घूमते हैं, लिक्विड फॉर्म में घूम रहे हैं या फिर सॉलिड फॉर्म में घूम रहे हैं या फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में घूम रहे हैं, आखिर परमाणु उनको होता कैसे है, हमें दिखते हैं नहीं दिखते हैं लेकिन फिर भी उनका अस्तित्व कैसा होता है। तो अधिकांश तो क्या निकल गया है कि ज्यादातर जो एलिमेंट होते हैं, सॉरी हाँ, हम यहाँ थे कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। ओह शिट यार, अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं, वे परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु एवं आयन अत्यधिक संख्या में मिल जाते हैं और मिलके मैटर बनाते हैं, जिसको हम देखते हैं कि ये पदार्थ है और उसका अस्तित्व हमें समझ में आता है। किस फॉर्म में परमाणु होते हैं, कि परमाणु कैसे होते हैं, मान लीजिए ये परमाणु है तो ये हमेशा इस फॉर्म में नहीं रहेगा, ये कैसे रहेगा, ये अपने मॉलिक्यूल्स में रहेगा, किसी मॉलिक्यूल में रहेगा ये, और क्या रहेगा, ये आयन बनाते हैं, इन पे प्लस या माइनस, जो धनायन या ऋणायन, एनायन या कैटायन, इंग्लिश समझिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनायन और इसको बोलते हैं कैटायन। मतलब धनात्मक या ऋणात्मक इन पे आवेश रहता है, ये आयनीकृत फॉर्म में रहते हैं या फिर ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं और कई कई संख्या में मिल जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स मिलके क्या बना देते हैं, एक मेंटर बना देते हैं, पदार्थ बना देते हैं जो कि अस्तित्व में होता है, जो हमें दिखाई देता है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। आने वाले टाइम में हम क्या पढ़ेंगे, अभी हमने परमाणु के बारे में ज्यादा जानना, अब हम अणु के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं सेकेंड पार्ट में।